हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू करियर प्लैनेट सीबीएसई क्वेश्चन बैंक की सीरीज में आज हम लेके आए क्वेश्चन बैंक थर्ड। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस थियरी हैं, है ना। आंसर किस पैटर्न में लिख के देना है वो मैंने आपको बता रखा है, लिख रखा है इसमें, और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, सो फटाफट स्टार्ट करते हैं बच्चों। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टी लिखा है वहां पे टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो बच्चों नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब 4 कार्बन सीधे और ब्रोमीन, और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मतलब 3 डिग्री कार्बन, ऐसा कार्बन जो 3 और कार्बन से कनेक्टेड हो। कार्बन इधर मिथाइल, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल और ऊपर भी आर। ठीक है, तो वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई नॉर्मल वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, टर्शरी वाले का कम है। तो बच्चों आपने पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम कहेंगे मोलर मास तो दोनों का सेम है, फिर ब्रांचिंग के इनवर्सली है ना। टर्शरी ब्यूटाइल में कितनी ब्रांचेस हो गई, तो हमने कहा हाँ ब्रोमाइड ऊपर हो गया, मिथाइल नीचे हो गया, 2 ब्रांचेस हो गई। तो बच्चों ब्रांचिंग होने से मॉलिक्यूल गोल हो जाता है, स्फेरिकल हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाता है। नाउ लेसर द सरफेस एरिया लेसर विल बी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में इतना वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जितना नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड में है। ग्रेटर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और 2 मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उनको सेपरेट करने में ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। बस इतनी सी बात आपको बतानी है बच्चों। तो आप आंसर क्या देंगे कि भाई नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज अनब्रांच्ड कंपाउंड एंड इट हैज मोर सरफेस एरिया एंड मोर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड विच इज ब्रांच्ड कंपाउंड। इसलिए नॉर्मल वाले का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टर्शरी वाले से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यह टर्शरी यहाँ मेंशन कर लेते हैं। नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड लाइक 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन और यहाँ Br। और टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है बच्चों दैट इज लाइक दिस। तो आपको दिख रहा है लेस सरफेस एरिया, मोर सरफेस एरिया, मोर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाई आर एल्काइल हैलाइड्स इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बच्चों एल्काइल हैलाइड पानी में नहीं घुलते हैं, इमिसिबल है। अब तुम सोचो वाटर में HOH वाटर में तो पहले से ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना। वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नेगेटिव, तो H प्लस और वो नेगेटिव के बीच में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में मतलब 1 वाटर, 2 वाटर, 3rd वाटर, 4th वाटर, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब हेलो एल्केन तुम कहोगे तो पोलर है, हेलोजन नेगेटिव, एल्काइल ग्रुप पॉजिटिव। वाटर भी तो पोलर है, प्लस माइनस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता था, मिक्स हो जाता। और हमने कहीं ना कहीं पढ़ाई है कि भाई लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, तो पोलर पोलर में क्यों नहीं घुल रहा, तो घुल जाता अगर पोलर और वाटर मतलब दोनों पोलर को मिक्स करने में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कम से कम इतनी तो होती कि वाटर और वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर सके। भाई ए और ए में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि अगर मैं बी मिला रही हूँ तो ए और बी का अट्रैक्शन जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, इतनी एनर्जी नहीं निकल रही कि वो ए को ए से दूर कर सके। तो पहले ए और ए दोनों आपस में लड़ेंगे, सेपरेट होंगे, तभी तो ए के साथ बी आएगा। तो अगर बी ज़्यादा एनर्जी दे देता तो हम ए को ए से अलग कर देते। तो हम बताएंगे कि नहीं, वाटर मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं, है ना। इतना अट्रैक्शन फोर्स होता है कि अगर हम उसमें हेलो एल्केन मिक्स करते हैं तो इतनी एनर्जी नहीं निकलती कि हम वाटर को एक दूसरे से सेपरेट कर सके, इसलिए वो नहीं मिक्स होता है। सो बच्चों इसका आंसर आपको लिखना है, ऑल्दो एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर but insoluble because energy required to break intermolecular hydrogen bond of water is much higher than energy released by water halide interaction. वाटर हैलाइड इंटरेक्शन में इतनी एनर्जी नहीं निकलती कि वाटर का हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर सके, दैट्स वाई आपका काम नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन इट्स ऑर्थो एंड मेटा। तो बच्चों ऑर्थो मेटा पैरा समझते हो ना, बेंजीन बना दो, 1-2 पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो,
1-3 पोजीशन को बोलते हैं मेटा और 1-4 पोजीशन को बोलते हैं पैरा। तो तुम सोचो बेंजीन में पैरा यानी ऑपोजिट पोजीशंस, तो ये चीज तो सिमेट्रिक हुई, है ना। अब जो कंपाउंड सिमेट्रिक होता है उसमें पैकिंग स्ट्रांग होती है ना भाई। जैसे मान लो एक कुर्सी है, उसमें दूसरी कुर्सी आराम से क्या हो जाती, फिट हो जाती, उसके ऊपर तीसरी फिट हो जाती, तो पैकिंग मजबूत हो जाती है ना। और कुछ ऐसा चेयर बना दो कि ये फिट ही नहीं हो रही, तो फिर पैकिंग तो लूज रहेगी या आधी अधूरी फिट हो रही। तो डिपेंड, जो कंपाउंड सिमेट्रिक होता है ना, लाइक पैरा, दोनों क्लोरीन अपोजिट है, तो जो जितना ज़्यादा सिमेट्रिक होता है उसकी क्रिस्टलाइन पैकिंग जो है वो उतनी स्ट्रांग होती है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतने ही स्ट्रांगर होते हैं। तो फिर उसको मेल्ट करना, मेल्टिंग पॉइंट पूछा है ना, तो वो सॉलिड फॉर्म में है, उसको अलग करना यानी मेल्ट करना, तो हम कहेंगे डिफिकल्ट है। तो ऑर्थो और पैरा में ऐसा नहीं है, उनमें इतनी सिमेट्री नहीं है, इतनी अच्छी पैकिंग नहीं है जितनी पैरा में है। दैट्स वाई पैरा का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो बच्चों पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स, बिकॉज पैरा जो है वो ज़्यादा सिमेट्रिक है, पैकिंग इज बेटर इन सॉलिड फॉर्म, इसलिए पैरा आइसोमर हैज़ स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन ऑर्थो एंड मेटा। तो पैरा का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड पैरा से। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम, एल्काइल हैलाइड्स दो पोलर आर मिसिबल विद वाटर। तो अभी हमने लिखा था वही तो था, है ना, अभी पीछे हमने यही तो क्वेश्चन किया था कि भाई एल्काइल हैलाइड और वाटर को मिक्स करने पे जो रिलीज्ड हीट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वाटर और वाटर के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक कर सके। दैट्स व्हाई दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, हैलोएल्केन्स इजीली डिसॉल्व्स इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाई? अब हैलोएल्केन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाता है, तो बच्चों हम कहेंगे कि भाई हैलोएल्केन में जो इंट्रैक्शन है, मतलब एक हैलोएल्केन दूसरे हैलोएल्केन में जो इंट्रैक्शन है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट में जो इंट्रैक्शन है, और अगर मैंने मिक्स किया तो हैलोएल्केन और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी वही इंट्रैक्शन। नहीं समझे भाई, ए का ए से प्रेम है वो अलग चीज़ है, बी का बी से प्रेम है वो अलग चीज़ है। ए अपने ए के मॉलिक्यूल के साथ रह रहा है, बी अपने बी मॉलिक्यूल के साथ रह रहा है, लेकिन ए और बी को अगर मैं मिक्स करूं तो ए और बी में वही इंट्रैक्शन है जो ए को ए के साथ फील होता था, बी को बी के साथ फील होता था, और ए और बी में भी वही इंट्रैक्शन, तो मिक्स हो जाएगा। बात सारी अट्रैक्शन फोर्सेस की है ना। तो अब आपको बताना है कि भाई हैलोएल्केन डिसॉल्व्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्यों? तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन हैलोएल्केन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ए एंड बी हैव सेम स्ट्रेंथ एज इन द सेपरेट हैलोएल्केन एंड सॉल्वेंट, यानी ए अलग बी अलग और ए बी मिला दिया तो मिक्स होने के बाद वही फील हो रहा है, वही अट्रैक्शन फोर्स है जो पहले अलग अलग होने पे था। तो अगर ऐसा कुछ होता तो कंपाउंड जो है आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। That's why haloalkanes are easily soluble in organic solvent. Now students, out of ethyl bromide and ethyl chloride which has higher boiling point and why? तो बच्चों ethyl chloride यानी कि CH3, ethyl bromide CH3CH2Br और ethyl chloride यानी CH3CH2Cl। अब मैं कह दूं यहाँ मोलर मास ज़्यादा है, ब्रोमीन का वेट क्लोरीन से ज़्यादा है, मोलर मास हाई और मोलर मास लो। ठीक है, अब बच्चों वेट ज़्यादा है मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो हम कहेंगे यहाँ ब्रोमीन का साइज क्लोरीन के कंपैरेटिवली तो ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ आपको बताना है मोर सरफेस एरिया, यहाँ आपको बताना है लेस सरफेस एरिया। ठीक है, थियरी में लिखेंगे बच्चों आंसर प्रॉपर। अब अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है तो सरफेस एरिया वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपने कह दिया मोर सरफेस एरिया मीन्स यू वांट टू से मोर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है भाई, मोर वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, और यहाँ तो आप कहेंगे लेस वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बच्चों जितना ज़्यादा वैन डर वाल फोर्सेस होगा, मॉलिक्यूल एक दूसरे से जितना अट्रैक्शन फील करेंगे
उतना उनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ठीक है, तो इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट। पहला रीजन मोलर मास, दूसरा रीजन सरफेस एरिया, तीसरा रीजन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो बच्चों अगर मैं क्लोरोबेंजीन की बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो बेंजीन से कनेक्टेड है, और साइक्लोहेक्साइल है ना, साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ क्लोरीन। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो बेंजीन का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और यहाँ तो हम कहेंगे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब बच्चों sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो यहाँ का कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और sp3 वाला कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ऐसा क्यों? तो भाई sp3 एक s 3p, s कैरेक्टर 25% है ना, sp3 मतलब sppp टोटल 4 हो गए, 4 में s का हिस्सा तो 1 ही है ना, 1/4 यानी 25%। और sp2 की बात करूँ तो एक s है, फिर p है, फिर p है, टोटल 3 है ना, तो 3 में से 1 हिस्सा जो है, 1 पार्ट जो है दैट इज s ऑर्बिटल का है, यानी 33.3%, 1/3 हो गया है ना, 1/4 हो गया 25%, 1/3 हो गया 33%। सो स्टूडेंट्स ग्रेटर द s कैरेक्टर ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम कहेंगे क्लोरोबेंजीन है ना, ये वाला कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन मुझे दो, और क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन मांगता ही, लेकिन यहाँ ये कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है और क्लोरीन तो है। तो अब तुम्हें दिख गया पोलर कौन है, बिपोलर में एक तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए और दूसरे में नहीं होना चाहिए कैरेक्टर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने का, उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम कहेंगे कि हेलोएरीन में कार्बन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है और क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हो रहा है, तो दोनों माइनस बनोगे तो फिर पोलर कहाँ से लाओगे? पोलर मीन्स 1 पार्ट पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव। तो हम कहेंगे ऐसा चीज़ तो हमें देखने को नहीं मिला, है ना। तो बच्चों इन केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन इज कनेक्टेड विद sp2 hybridized carbon which is more electronegative. Then the corresponding carbon in cyclohexyl chloride which is sp3 hybridized. ठीक है, so that the dipole moment जो है वो क्लोरोबेंजीन में लोअर हो जाएगा, लेस पोलैरिटी मानी जाएगी। क्लियर? देन स्टूडेंट्स एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर बट आर इमिसिबल, ये हमने कर लिया, ये कंप्लीट नहीं है दोनों क्वेश्चन, इनको छोड़ देंगे आप। चलो देन नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव, write the structure of an isomer of compound C4H9Br which is most reactive towards SN1 reaction। तो बच्चों पहले C4H9, C4H10 ब्यूटेन होता है, CnH2n + 2, जितने भी कार्बन है हाइड्रोजन डबल से 2 एक्स्ट्रा, तो हम कहेंगे एल्केन यानी ब्यूटेन होता है। अब H हटा के Br लगा दो मतलब ब्रोमोब्यूटेन। तो पहले तुम बताओ कितने तरह के ब्रोमोब्यूटेन पॉसिबल है? तो हम कहेंगे देखो पहले इसके 4 आइसोमर्स लिखते हैं, तो हम कहेंगे ब्यूटेन ही तो लिखना है, तो 4 कार्बन स्ट्रेट लिख दो, है ना, और यहाँ ब्रोमीन लगा दो, दिस इज 1 ब्रोमोब्यूटेन। और हम ऐसे भी कर सकते थे कि ब्यूटेन तो आप सारे लिख दो और ब्रोमीन जो है वो सेकेंड नंबर कार्बन पे कनेक्ट कर दो, तो ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। नाउ स्टूडेंट्स आइसोब्यूटेन नाम की भी चीज थी, है ना, 3 कार्बन स्ट्रेट और 1 मिथाइल नीचे लिख दो, दिस इज आइसोब्यूटाइल, और यहाँ ब्रोमीन कर दो, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, या 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। और नेक्स्ट तो बच्चों हम कहेंगे CH3 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 Br, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, हैलोजन ये ना भाई, हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उसकी डिग्री 3 है, तो हम कहेंगे तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो एसिड 1 के लिए ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? तो हम कहेंगे भाई SN1 के लिए ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है ना, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 4th है, ठीक है, ये वाला जो है ये मोस्ट रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव
टूवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, क्यों? तो हम कहेंगे भाई ये 3 डिग्री कार्ब केटाइन बनाएगा और वो कार्ब केटाइन ही सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना। तो आपको बताना है बिकॉज इट फॉर्म्स मोस्ट स्टेबल कार्ब केटायन, है ना, मोस्ट स्टेबल यानी कि 3 डिग्री कार्ब केटायन। ठीक है, और SN1 हमने पढ़ा था 2 पार्ट्स में होती है, पहले में कार्ब केटायन बनता है, तो ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब केटायन ग्रेटर विल बी रिएक्टिविटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बाद बताना हो तो बच्चों 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे 3rd वन और उसके बाद हम बताएंगे 4th वन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। तो बच्चों इसमें आप आराम से बता सकते हैं SN2, देखो ये वाला तो है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड और ये वाला है बच्चों 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब तुम्हें क्या करना है ना, SN2 बताना है। तो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है बताओ? व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SN2? तो हम कहेंगे SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है 1 2 3। SN1 का 3 2 1 था, है ना, और SN2 का है 1 2 3। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। बस अब इतनी सी बात बता दो कि इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो हम कहेंगे 1 डिग्री यानी ये। तो बच्चों दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, तो SN2 के प्रति इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी और इसकी SN1 के लिए। रीज़न बताओ। तो रीज़न एक तो आपको बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर और दूसरा बताना है स्मॉलर द एल्काइल ग्रुप लेसर विल बी हिंड्रेंस इन ट्रांजिशन स्टेट, ग्रेटर विल बी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। ठीक है, देन नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों, विच वुड अंडरगो SN1 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर। अब SN1 बताना है तो वापस वही बात हो गई भाई, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ना, और ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। किसके लिए बताना है? SN1 के लिए। तो दिस विल बी मोर रिएक्टिव। ठीक है, मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 मैकेनिज्म। नाउ विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर इन द फॉलोइंग पेयर एंड बाय। अब बच्चों देखो यहाँ ब्रोमोइथेन है, यहाँ आयोडोइथेन है। फर्स्ट वन इज ब्रोमोइथेन, सेकेंड वन इज आयोडोइथेन, और आपसे पूछा तेज कौन पड़ेगा बोलो। तो हम कहेंगे भाई ब्रोमोइथेन में देखो, अच्छा रीजन भी तो पूछा है, तो यहाँ CBr बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, और अगर वहां देखें तो हम कहेंगे CI बॉन्ड लेंथ है ना। अब बताएंगे कौन सा बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, C और Br के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है कि C और I के बीच की डिस्टेंस। तो हम कहेंगे ब्रोमीन के कंपैरेटिवली आयोडीन तो बड़ा है भाई, फ्लोरीन उससे ज़्यादा एटॉमिक साइज क्लोरीन, देन ब्रोमीन और आयोडीन का एटॉमिक साइज तो चारों में सबसे ज़्यादा है। तो CBr बॉन्ड लेंथ जो है वो शॉर्टर है, छोटी है, किससे? तो हम कहेंगे CI बॉन्ड लेंथ से। क्लियर? अब बच्चों बॉन्ड अगर शॉर्ट होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है भाई, छोटा बॉन्ड मुश्किल से टूटता है और लॉन्गर बॉन्ड जो होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है। आप एक छोटा सा मैच स्टिक ले लो, माचिस की तीली ले लो और एक बड़ा सा तिनका ले लो, तो उसमें दिक्कत आएगी, है ना और लॉन्गर होगा तो इजीली स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो शॉर्टर बॉन्ड लेंथ है तो हम कहेंगे CBr बॉन्ड नीड्स मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, है ना। इनको ब्रेक करना है बच्चों तो इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो ज़्यादा लग जाएगी, मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन CI बॉन्ड से तो हमारा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करें? तो फिर लेस रिएक्टिव हो जाएगा। CBr वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? लेस रिएक्टिव। सो इथाइल ब्रोमाइड इज लेस रिएक्टिव देन। अब देखो दोनों की डिग्री सेम है, SN1 SN2 तो हम जब फॉलो करते ना, जब डिग्री अलग अलग होती तब हम बताते, डिग्री तो सेम है,
है ना। तो कुछ भी होगा, ये 3 डिग्री में भी सेम कॉन्सेप्ट होता, एक जगह बी आर होता, एक जगह आई होता, तो आप बताएंगे बी आर वाला बॉन्ड छोटा है, थोड़ा लेट रिएक्ट करेगा, और आई वाला बॉन्ड जो है कंपैरेटिवली उसके लॉन्गर है तो थोड़ा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो बच्चों CH3CH2Br इज लेस रिएक्टिव देन आयोडोइथेन कह दो CH3CH2I। और अगर आपको ऐसे आंसर नहीं देना है ना, लीविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में आंसर देना है बच्चों, तो मुझे बताओ सबसे बड़ा बॉन्ड जो होगा वो सबसे जल्दी ब्रेक होगा। तो I माइनस बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है, वो फटाफट लीव कर देगा, कितनी लंबी बॉन्ड लेंथ कौन संभाले, जाओ छोड़ो, अलग ही हो जाते, है ना। तो बच्चों लीविंग ग्रुप टेंडेंसी जो है वो I माइनस की ज़्यादा होती है ब्रोमाइड से, देन क्लोराइड से, एंड देन फ्लोराइड से। तो आपको बताना है I माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप देन Br, है ना, इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आप ये भी कह सकते हैं I माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप, I माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप देन Br माइनस। बस इसलिए ये इसकी रिएक्टिविटी इससे ज़्यादा है। एक लाइन में आपका आंसर ये भी सेट हो सकता था, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द कायरेल मॉलिक्यूल इन द फॉलोइंग पेयर। सो यू हैव 2 पेयर्स और आपको देखना है कायरेल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, कार्बन विच इज बॉन्डेड विद 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज कंसिडर्ड एज कायरेल कार्बन. Chiral carbon containing compounds are optically active. They rotate the plane of PPL in either right hand side or in left hand side. If they rotate the PPL in right hand side, then they are considered as dextrorotatory, and if they rotate the PPL in left hand side, then they are considered as leviorotatory. Clear? तो आपको बताना है कायरल कार्बन किसमें है. तो बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए ये कार्बन तो देखेंगे ये कार्बन इधर तो मिथाइल के साथ बॉन्डेड है ना, नीचे की साइड यहाँ क्लोरीन है, इधर की साइड देखेंगे तो यू हैव 2 कार्बन यानी कि इथाइल है, और 4th वैलेंसी इज बॉन्डेड विद हाइड्रोजन एटम. सो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन और एसिमेट्रिक कार्बन. ठीक है, तो बच्चों अगर ये एसिमेट्रिक कार्बन है तो एसिमेट्रिक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड इज कॉल्ड, तो हम कहेंगे इट इज कॉल्ड कायरल कंपाउंड और कायरल मॉलिक्यूल. तो फर्स्ट कंपाउंड जो है वो कायरल कंपाउंड और कायरल मॉलिक्यूल है. सो नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव, व्हिच हैलोजन कंपाउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल रिएक्ट फास्टर इन SN2. अब आपको बताना SN2 तेज किसमें होगी, है ना. अब देखो ये तो अभी पढ़ा था CH3Br और CH3I. ठीक है, तो हम कहेंगे I माइनस इज बेटर लीविंग ग्रुप, दैट्स वाई SN2 जो है वो तेज हो. फिलहाल तो मिथाइल है तो SN2 की चांस बनती है, तो SN2 तेज होगा. देन बच्चों ये 3 डिग्री हेलो एल्केन है ना, और यहाँ मिथाइल है तो हम कहेंगे मिथाइल क्लोराइड. टर्शरी के कंपैरेटिवली क्या होगा, SN2 के लिए थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेगा, है ना. इवन इसमें तो हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट में हमें एल्काइल ग्रुप स्मॉलर चाहिए, भीड़ कम चाहिए, हिंड्रेंस कम चाहिए. दैट्स व्हाई मिथाइल क्लोराइड विल बी फास्टर टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म एज कंपेयर टू टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. ठीक है, क्योंकि वो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और उसको जाना हो तो SN1 के वाया जाएगा, SN2 के वाया क्यों जाएगा. ठीक है, तो दीज आर द सिंपल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन्स. तो आई होप आपको वो लेक्चर अच्छा लगा होगा. इफ़ यू लाइक एंड अगर आपको ये लेक्चर थोड़ा सा भी फायदा देता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन वी विल सब्सक्राइब. देन वी विल मीट अगेन. देन गुड बाय.